लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और इस कड़ी में मतदाता मतदान की प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं गांदरबल जम्मू कश्मीर की, खरगोन मध्य प्रदेश की, समस्तीपुर बिहार की और कन्नौज उत्तर प्रदेश की। यहां पर मतदान हो रहा है और बड़ी संख्या में उत्साहित मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई भागीदार बनना चाह रहा है और उसके लिए घरों से निकलकर लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। भारत एक्सप्रेस भी लगातार अपील कर रहा है कि इन 96 संसदीय क्षेत्रों में अगर आप वोटर हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, छुट्टी मत मनाइए। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी भी भागीदारी दीजिए और मतदान कीजिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का यह महापर्व चल रहा है। चुनाव लोकसभा का 96 संसदीय क्षेत्रों पर चौथे चरण में। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी देखिए। दिग्गजों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव मैदान में है सुब्रत पाठक के खिलाफ और उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से एआईएम के चीफ, आज सुबह उन्होंने जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनके खिलाफ माधवी लता हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैदराबाद से, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महुआ मोइत्रा जो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से चुनाव मैदान में है, टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में, आज उनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से वोट की अपील भी की है। ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुंगेर से एक बार फिर से उम्मीदवार हैं। बीजेपी के उम्मीदवार नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उजियारपुर से। टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से। बरहामपुर से अधीर रंजन चौधरी हैं और उनके खिलाफ टीएमसी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को अपना उम्मीदवार बनाया है। खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव मैदान में हैं। कालीचरण मुंडा उनके खिलाफ चुनाव मैदान में हैं और बीजेपी से खेरी के उम्मीदवार हैं अजय कुमार मिश्रा टेनी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। ये दिग्गज जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है और इन संसदीय क्षेत्रों में लोग पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। भारत एक्सप्रेस की सटीक कवरेज भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता हैं और वहां से तस्वीरें आ रही हैं और हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो मतदाताओं ने मतदान किया है वो उसका आधार क्या है, वो भी 4 जून का जब नतीजा आएगा तो उस पर भी सर्वे होगा, रिसर्च होगा और एनालिसिस होगा। लेकिन रविंद्र त्रिपाठी जी, बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, जो मुद्दे आ रहे हैं उन मुद्दों में धर्म एक बड़ा मुद्दा आ गया है। धार्मिक मुद्दे निकल कर आ रहे हैं और सीधे तौर पर अभी यासिर साहब कह रहे हैं कि सच्चर कमीशन की बात हो रही है, जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं देखा जाता है। लेकिन इतना चुनाव के दौरान मुसलमान शब्द, पाकिस्तान तो आता था लेकिन मुसलमान भी आ गया है। देखिए, ये बात तो सच है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि धार्मिक मुद्दे हैं, मैं ये कहूँगा कि धार्मिक संप्रदाय वाले मुद्दे हैं, यानी कि एक रिलीजन वाले अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करके कई बातें कही जाती हैं। अब देखिए, आंकड़ेबाजी में जाएंगे तो ये बात सही है कि हर सरकार में, सिर्फ बीजेपी सरकार में नहीं, हर सरकार में जो जनहित की योजनाएं होती हैं उसका लाभ सैद्धांतिक रूप से सभी धार्मिक समुदाय के लोगों को मिलता रहा है, मिलता रहेगा। जब तक ये संविधान है तब तक मिलता है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। लेकिन ये भी सही है कि मुस्लिम्स को लेकर के, मैं सीधे सीधे अल्पसंख्यक नहीं कहूँगा, मुस्लिम्स को लेकर के कुछ बातें की जाती हैं और उसका मतलब सिर्फ एक होता है कि वोट का पोलराइजेशन, और कई बार वो सफल भी होता है। और बल्कि जब से पिछले 2 लोकसभा चुनावों से और विधानसभा चुनाव में भी
वो सफल भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत माइन्यूटली मैनिपुलेट करती है, ये बात भी मैं कहूँगा। वो एक तरफ दिखाती है कि हमारे जो कार्यक्रम है उसमें सबको लाभ मिल रहा है, तो वो तो बात बहुत हद तक सही है, कोई भी आंकड़ा उठाए, लेकिन ये सबको, सभी के दलों के इसमें होता है, जितना मिलता है उसमें, सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में नहीं मिलता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को यह भी बताना चाहिए कि वो कितने सीट, कितने उम्मीदवार जो हैं मुस्लिम समुदाय से उतारते हैं विधानसभा में और लोकसभा में, कि जब आप ये दिखाएंगे कि हमारी प्रधानमंत्री योजना का लाभ, आवास योजना का सबको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या बीजेपी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका ख्याल रखा है? तो आपको मालूम होगा कि ऐसा नहीं रखा है। ऐसा मेरा ही नहीं, कई लोगों का आकलन है। आप भी ये आंकड़े बोलते हैं। तो एक पोलराइजेशन बीजेपी करती है, उसमें वो सफल भी हो जाती है और इसका लाभ भी उसको चुनाव में मिलता है। लेकिन क्या इस बार, सवाल है कि क्या इस बार भी ये सफल होगा? क्योंकि कोशिश की जा रही है, हो सकता है सफल भी हो जाए और हो सकता है कि पूरी तरह सफल भी नहीं हो पाए। तो दोनों ही बातें, ये जो पोलराइजेशन अलोंग द लाइन ऑफ, जिसको कहते हैं रिलीजियस कम्युनिटी, इसका सिलसिला जो है ये भारत की राजनीति में चल रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वेलफेयर पॉलिसी को लेकर के, वो आंकड़े सभी पार्टी के आप लेंगे, वही ममता बनर्जी वही कहती हैं, वही बात कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि हम सबको देते हैं, वही बात जो है सो लालू यादव भी कहते रहे अपने ज़माने में। तो लाभ तो सबको मिलता ही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वैसा है, क्योंकि वो सबके लिए आप करते हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने, देखिए मैं उनकी बड़ी बात करूँगा कि नीतीश कुमार भी, मैं उनकी इस बात के लिए तारीफ़ करता हूँ कि जब उन्होंने महिलाओं, लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल एजुकेशन किया तो उसका बड़ा लाभ मिला बिहार में वीमेन। लेकिन बाद में नीतीश जी ने क्या किया, फिलहाल चर्चा का विषय नहीं है। मैं ये उदाहरण देता हूं कि हर पार्टी जो है अपनी पॉलिसीज, जब आप उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, वो सबके लिए होता है। हम इसके लिए कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी जो पोलराइजेशन का काम है वो भी होता रहता है साथ में। एक चीज और जरा बताइए कि वोटिंग परसेंटेज की चर्चा हम पहले चरण, दूसरे चरण में और बहुत हद तक तीसरे चरण में भी करते आए हैं। ये एक ट्रेंड देखा गया इस बार कि महाराष्ट्र हो या बिहार हो और बहुत हद तक उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज एक चिंता का कारण बना हुआ है। महाराष्ट्र में क्या कंफ्यूज हैं लोग? शिवसेना दो भाग में है, एनसीपी दो भाग में है, या बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर, इसको लेकर क्या वोटिंग पर भी असर पड़ रहा है? इम्पैक्ट मतदाताओं पर पड़ा है जिसका नतीजा दिख रहा है? हाँ, मुझे लगता है पड़ा है और पड़ा इसलिए है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं यहाँ मैं सबके लिए कह रहा हूँ, एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनके जो नेता जिस तरह से आचरण करते हैं, रातों रात पार्टी बदल देते हैं, दल बदल देते हैं, जिसको आज गाली दे रहे हैं कल उसी पार्टी में शामिल होते हैं, इसको लेकर के समाज के बड़े ये छोटे हिस्से में ही हो, चाहे वो 2-3% हो, एक जिसको अन्यमनस्कता कहते हैं या अंग्रेजी में जिसको इंडिफरेंस कहते हैं, वो पैदा हो रहा है कि अरे किसी को भी तो पता नहीं आज इस पार्टी में है, कल किधर चला जाएगा, आज जो मोदी जी के नाम पर वोट मर रहा है कल दूसरी तरफ ना चला जाए, या आज जो कांग्रेस के नाम पर वोट मर रहा है कहीं मोदी जी के साथ ना चला जाए। तो ये इंडिफरेंस सोसाइटी में आ रहा है। ये पहले 2 घंटे का वोटिंग परसेंटेज भी आया है, हाँ 7 बजे से 9 बजे तक की 2 घंटे का जो परसेंटेज आया है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है वहां पर 11.67% वोटिंग हुई है। अभी वोटिंग लगातार जारी है और 2 घंटे का जो आया है 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत, अभी हम जिसकी चर्चा भी कर रहे थे वो हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 9.05% मतदान हुआ है, जम्मू कश्मीर में 5.07% मतदान हुआ है, मध्य प्रदेश में 14.97% और महाराष्ट्र में 6.45% मतदान हुआ है, ओडिशा में 9.23%, तेलंगाना में 9.51%, उत्तर प्रदेश में 11.67%, पश्चिम बंगाल में करीब करीब 15% मतदान हुआ है। ये हम आपको 2 घंटे का जो मतदान प्रतिशत आया है सुबह 9 बजे तक का वो बता रहे हैं। इन 96 संसदीय क्षेत्रों के 10 राज्यों के जो 96 संसदीय क्षेत्र हैं वहां से मतदान का ये प्रतिशत है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर 5.07% अब तक मतदान हुआ है।
अमृतांशु जी, बातें बहुत हो रही हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, जनता के सामने अपने विजन को भी रखा जा रहा है पक्ष और विपक्ष की तरफ से। धर्म के मामले पे जो आपने इसके पहले चर्चा की, उस मुद्दे पे मैं कुछ बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं फैक्ट्स के तौर पे। 1947 में धर्म के आधार पर विभाजन होने के बाद जो मुसलमान भारत में रहना चाहते थे, उनको भारत सरकार जितना बचा सकती थी वो तो बचाया ही बचाया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर हिंदू समाज खड़ा होकर के उसने जो है उन मुसलमानों को बचाया और भारत में बचा के रखा। यह फैक्ट किसी को भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि दो मुद्दे हैं और वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि हां, भारत में उपजे हुए जितने भी धर्म हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और उनको संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो भी इनसिक्योर फील करते हैं, वो भी चाहते हैं कि संवैधानिक तौर पे उनको भारत में रहने की सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये दोनों काम होना अति आवश्यक है और ये दोनों काम कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो ड्रिप इरिगेशन है और भाजपा इसलिए करेगी क्योंकि वो फ्लड इरिगेशन है। और भाजपा ही कर पाएगी, इतने कड़े कदम भाजपा ही उठा पाएगी। और जब ये हो जाएगा, मामला सुलझ जाएगा, तो कांग्रेस की पूरी राजनीति का आधार ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि यह समय आ गया है कि दोनों पक्षों को संवैधानिक सुरक्षा देना ही पड़ेगा इस देश को, और किसी एक को साथ लेकर के, और यही प्रधानमंत्री हैं जो करेंगे। बिल्कुल। अब ये बातें कर रहे हैं आकाश जाधव जी, इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन साथ ही एक चीज और कि एक परसेप्शन ये भी जा रहा है कि जिस तरह से शाहबानो मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद उस फैसले को बदला गया, बीजेपी कह रही है कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो आप राम मंदिर का जो फैसला था उसको बदल देंगे। आकाश जी। यासिर जिलानी जी को क्या दिक्कत हो रही है मैं देख रहा हूँ। उनको 4 दिन पहले का सांप्रदायिक भाषण जो पंतप्रधान मोदी जी ने दिया वो सहूलियत से भूल गए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मेरे मित्र बात कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे सबसे पहले कर्नाटक गवर्नमेंट ने इन्हीं के एनडीए के साथी प्रज्वल रेवन्ना जी की पार्टी ने सबसे पहले मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया। वो आरक्षण को विरोध 4 दिन पहले हमारे मोदी जी ने जाहिर सभा से दिया, सांप्रदायिक भाषण देके दिया कि हम कुछ भी हो जाए मुसलमानों को आरक्षण देने नहीं देंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो पूरी तरीके से उन्होंने पढ़ी नहीं कि वो धर्म के आधार पर उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं किया था। उन्होंने उनकी अंदर की जो अंतर्गत जातियां है, जो गरीब और सामाजिक और आर्थिक स्थिति से पीछे है, उनको सोशल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत आरक्षण दिया जाए, ऐसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। दूसरी बात मैं आपको बता दूं आनंद जी कि हमारे मित्र यासिर जिलानी जी वंशवाद की बात कर रहे थे। आज मोदी शाह के राज में 303 सांसद है। 303 सांसद गुलाम के जैसी पूरे अपने 5 साल का कार्यकाल बिताया। इनके भाजपा के नेता नितिन गडकरी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, इनके क्या हाल हुए। दूसरी बात, ये जम्मू कश्मीर के बारे में बोल रहे थे यासिर। सत्यपाल मलिक जी जो हमारे गवर्नर थे, इन्होंने जो पुलवामा के ऊपर जो सवाल उठाए थे, क्या इसकी इंक्वायरी मोदी जी अगर आते हैं, कांग्रेस आएगी तो वो जरूर करवाएगी, आते हैं तो करवाएंगे। मेरा सवाल है हमारे इसकी इंक्वायरी तो चल रही है शायद। पोलराइजेशन सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाया था उसकी इंक्वायरी तो चल रही है। आनंद जी मेरा पूरा सुन के हाँ। पोलराइजेशन की राजनीति कौन करते आया है और किस लिए करते आया है? जिस पार्टी का बुनियाद ही पोलराइजेशन रहा है, जनसंघ हो, आरएसएस जिसका बुनियादी आइडियोलॉजिकल बेस है, वो मनुस्मृति जिनका आधार है, जो वर्ण व्यवस्था से शुरू होता है। सबसे पहले तो मैं इनको पूछना चाहूंगा, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मेरे भाई मित्र अमृतांशु जी राय बता दे कि संवैधानिक अधिकार देने की बात करते हैं,
मैं मेरे मित्र अमृतांश राय जी को पूछना चाहता हूं, क्या ये हिंदू हिंदू जो हिंदू के अंदर जो एससी है, जो एसटी है, जो ओबीसी है, इनको आपने क्यों मंदिर में जाने के लिए रोका था? जवाब इनको दूंगा। आपने क्यों क्यों निचलेपन का हिंदू धर्म में स्वीकृति दी गई थी? इनके ऊपर क्यों आपने हजारों साल ये रखी गई थी? आज आरक्षण बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में क्यों दिया है इनको? क्योंकि इनको सामाजिक राजकीय कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, बिकॉज ऑफ हिंदू जो संस्कृति रही है, जो मनुस्मृति के आधार पर चलती आ रही थी, जो धर्म व्यवस्था थी, उसमें एक बड़ा वर्ग प्रताड़ित हो रहा था, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए बाबा साहब ने आरक्षण की नीति बनाई। उसी के आधार पर मेरा सवाल है कि हिंदू हिंदू बोल के आपको वोट चाहिए ओबीसी एससी एसटी का, जब इनको आरक्षण की ठीक है, वही बात तो वो भी कह रहे हैं ना representation की कि बात डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि पहला हक है मुसलमानों का। तो ये बातें अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से लोग करते हैं। अब आपने सवाल ये उठाया है तो इसका जवाब भी जरूर आएगा, लेकिन वक्त अभी इतना ही है। अगले दौर में जब फिर हम लोग मिलेंगे, चर्चा करेंगे। अभी 3 दौर का अभी और चुनाव है, हम लोग चर्चा करेंगे तो इस पर भी जरूर जवाब लेंगे। और अमृतांशु जी तो फिर मिलेंगे और उनसे भी हम इस पर जवाब ले लेंगे। माफी के साथ समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमृतांशु राय जी और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आकाश जाधव जी प्रवक्ता कांग्रेस और यासिर जिलानी साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर में भी इस दौर में चुनाव हो रहा है, वहां पर मतदान चल रहा है और कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रमेश अवस्थी। उन्होंने परमठ आनंदेश्वर धाम मंदिर में जाकर दर्शन किया, पूजा अर्चना की और बाबा भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। भगवान शिव से बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने की कामना भी की। वहीं बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बंगा